नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सटेक पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में बहुत ही अच्छे और आपके पेपर के सवाल सॉल्व डाले गए हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो हमारा सहयोग जरूर करें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। देखो पहला सवाल हमारा क्या लिखा गया है। ये हमारी प्रैक्टिस सेट हमारा कौन सा है, चौथा है। ठीक है ना, इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट को सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो वीडियो तो देख जरूर लीजिएगा। ठीक, लिंक मैं कमेंट बॉक्स में इसका डलवा दूंगा। पहला सवाल क्या दिया है, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या के 60% का, कोई संख्या यक्स है, कोई संख्या हमारी क्या है, यक्स है, यक्स है। इसके 60% का मतलब 60/100, 3/5वां भाग मतलब 3/5वां भाग, ये क्या है, बराबर 36 है। तो वह संख्या क्या है। अब देखो हमें क्या बताना, संख्या 20 से इसको काट देना 3 बार में और 20 से इसको काट देना 5 बार में। 3 त्रिका 9 और 9 चौक 36, 5 पच्चीस 25, 25 चौका 100। तो यहाँ से यक्स बराबर आपका क्या आ गया, यक्स बराबर हमारा उत्तर क्या आ गया, 100, जो कि इसमें है नहीं तो मैं बना दूंगा इसको क्या, 100। आप पहले वाले ऑप्शन को क्या बना लेना, 100। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा हमारा उत्तर। उत्तर क्या आएगा आपका, 100 आएगा। ठीक, आगे बढ़े दूसरे सवाल पे। दो संख्याओं का अनुपात 5:9 का है, उनका योग 420 है, उनमें बड़ी संख्या क्या है। अगर इनका योग 420 है यानी कि अनुपात में योग कितना है, 5 4 9, अनुपात में योग 9 है और संख्या में योग इसका कितना है, यही 420। 9 की वैल्यू 420 है, अगर सॉरी 9 5 14 है, गलती हो गई। 9 और 5 का योगफल कितना, 14 है। अगर 14 की वैल्यू 420 है तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 14 से आप इसको काट देंगे, 14 की 42 यानी कि 1 की वैल्यू 30 आ गई। हमें बड़ी संख्या बतानी है मतलब 9। 9, 1 की वैल्यू 30 तो 9 की वैल्यू कितना, इधर 9 का गुणा तो इधर 9 त्रिक 27, 270। यानी कि इस सवाल का हमारे उत्तर क्या आएगा, 270 हो जाएगा। सही है, आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 270 बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अरे इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना। देखो अगर मैं इसको 5x मान लू, इसको 9x मान लू, तो हमारा क्या हो जाएगा, 9 और 5 14x। बात समझे कि नहीं, बात समझे भाई। अगर मैं इसे 5x मानूं और इसे 9x मानूं, अनुपात में दिया है तो मैं x मान लूंगा, एक वेरिएबल। 9 और 5 14x, 14x की वैल्यू ये तो 420 दी हुई है, 14x बराबर कितने के, 420, यही योगफल। तो x बराबर कितना आ गया, 14 3 42, 30 आ गया। ये आप इसको x ही मान लो। आप लोग x ही मान के करते हो ना, नहीं तो हो जाओगे पागल सब लोग। यहाँ पे इसको भी x मान लेना, तो यहाँ पे x की वैल्यू 420 आ गई, तो 9x की वैल्यू, बड़ी संख्या हमारी 9x थी तो 9x की वैल्यू कितनी आ गई, 270। बस हमने x नहीं लिखा था, उसी को यूनिट मान लिया था। ठीक है ना, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है, चाहे आप x लिख लो चाहे उसी को आप यूनिट मान लो। बात समझ गए कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 3, 5:8 को प्रतिशत में बदलिए। 5:8 को परसेंट में बदलिए। 5/8, 5/8 परसेंट में बदलना है तो गुणे 100, 4 से 2 बार में, 4 से ये 25 बार में, 25 पंचे 125, 125/2 का क्या मतलब होता है, 125/2 का मतलब होता है 62.5%। 62.5% आपका चौथा वाला क्या हो जाएगा, 125/2, 125 का आधा करोगे तो क्या आएगा, 62.5। ठीक, सवाल नंबर 4 देखिए। एक श्रमिक 20 दिनों में 200 रुपए कमाता है तो 25 दिनों में वह कितना कमाएगा। देखो 20 दिनों में 200 कमाता है, अगर 20 दिन में 200 कमाता है तो एक दिन में कितना कमाएगा, एक दिन में 200/20 कमाएगा। 200/20 का क्या मतलब है, 20 धाम में 200 यानी कि 10 रुपए। एक दिन में वो कितना कमाएगा, 10 रुपए। अगर एक दिन में 10 रुपए कमाएगा तो 25 दिन में कितना कमाएगा, 25 गुणे
10 मतलब कितना, 250 रुपये कमाएगा। 250 कमाएगा तो पहला वाला आपका आंसर क्या बनेगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़े, पांचवा देखिए, दो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या होगी। आज तो बड़े आसानी से इसको बता लोगे, बड़े आसानी से बता लोगे। कैसे, अगर लासा और मासा 72 है, लासा और मासा अगर 72 है तो देखो, लासा है लासा और मासा, सॉरी, लासा है आपका 72 और मासा है कितना आपका 12। दो संख्याओं और उनका योगफल 60 है, संख्याओं का योगफल 60 है, यानी कि अगर संख्या x है और प्लस y है, इनका योगफल कितना है, 60 है, 60 है। अच्छा ये बताओ, पहली संख्या में भी 12 रहा भाई, अगर मासा 12 है, मासा वही होता है जो हर संख्या में हो, तो इसका मतलब इसमें भी 12 रहा होगा, इसमें भी 12 रहा होगा, यहां भी 12 रहा होगा और यहां भी 12 रहा होगा। x में भी 12 छुपा होगा, y में भी 12 छुपा होगा। अगर मैं इसमें से 12 को बाहर निकालूंगा, इसमें से भी मैं 12 निकाल लूं, इसमें से भी 12 निकाल लूं, मतलब इसका गुणनखंड कर लूं, तो मैं मान लूं x का जब मैं 12 के रूप में तोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं मान ले रहा हूं 12 गुणे a हो जाएगा, y को तोड़ूंगा तो ये 12 गुणे b हो जाएगा, और यही बराबर क्या है हमारा 60। तो यहाँ से मैं 12 कॉमन ले लूंगा, 12 को कॉमन करूंगा तो हमारा क्या बनेगा, a धन b, यही बराबर कितने के, 60 के। तो ए धन बी बराबर कितना आ गया, 12 का 60 में भाग दूंगा तो 5। ए धन बी का मान क्या आ गया आपका, 5। अब आगे देखो, चलिए, और इनका एलसीएम कितना है, 72 है। एलसीएम इनका कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। अच्छा अगर मासा 12 है और एलसीएम 72 दिया हुआ है, और अब देखो ये जो ए प्लस बी आया है ना, ये आपस में सह अभाज्य नंबर है। जब हम लोग किसी, जैसे दो संख्याएं थी, उनमें उसका अगर हम लोग मासा निकाल लेते हैं ना, तो मासा के बाद जो संख्याएं बचती हैं आपस में सह अभाज्य होती हैं। मतलब अब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होगा, जो कॉमन था वो एक्स वाई में था, क्या था, 12। इसी एक्स को हमने तोड़ दिया 12 गुण ए में, ये हमने अपनी तरफ से एक नंबर मान लिया, कंफ्यूज मत होना, आप कुछ भी ले लेना, इसको हमने 12 गुणे बी में तोड़ दिया। इसका मतलब ए और बी आपस में सहअभाज्य नंबर है। बात समझे कि नहीं, बात समझे कि नहीं समझे। इसका मतलब ए और बी अब किसी से नहीं कटेंगे, ये आपस में सहअभाज्य हो गए। और दो ऐसी सहअभाज्य संख्या जिनका योगफल 5 आए, जिनका योगफल क्या है, 5 आए, तो ऐसे ऐसे नंबर कौन कौन से हैं आपके, आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, 1 और 4, 1 और 4, 2 और 3, 2 और 3, भाई चाहे 4 ले, 1 ले लो, चाहे 1 4 ले लो, चाहे 2 3 ले लो, चाहे 3 2 ले लो, बस इसके अलावा तो और कोई नहीं बनेगा ना जिसको जोड़ने पे 5 आए, नहीं बनेगा। तो इसका मतलब एक संख्या आपकी 1 4 हो जाएगी और एक संख्या आपकी 2 3 बनी। और हमारा मासा 12 है, अगर मैं मासा 12 से इसी में गुणा कर दूंगा, इसमें 12 से इसमें गुणा कर दूंगा, तो ये 12 और 12 चौक 48 बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36। आपका या तो संख्या 12 48 होगी, या तो संख्या 24 और 36 होगी। तो ना, अब देखो हमें क्या बताना है, तो इनमें से एक संख्या होगी। अच्छा हमें एक चीज और देखना है कि एलसीएम कितना है उसका, 72। लासा कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। लासा 72 कहाँ पे आएगा आप बताओ, यहां से 72 आएगा कि यहां से 72 आएगा। लासा अगर आप यहां से देखोगे ना, 4 और 1, यानी कि 4 और यहाँ पे 12, 12 चौक 48, यहां से आपका एलसीएम क्या आएगा, अगर यहां से आप एलसीएम निकालोगे तो 48 ही आएगा, तो मतलब ये तो नहीं होगा। वहां से एलसीएम क्या आएगा, 48 आएगा, और हमें एलसीएम कितना चाहिए, 72 चाहिए। लासा कितना चाहिए, 72 चाहिए। तो लासा हमारा, इसका मतलब अगर यहाँ से 72 नहीं आएगा तो यहाँ से आएगा 72। तो इसका मतलब एक संख्या हमारी 24, दूसरी संख्या हमारी क्या थी, 36। तो एक संख्या आपकी 24 हो जाएगी, एक ही संख्या बताना था, तो एक संख्या हमारी क्या है, इसमें से 24 है। दूसरी संख्या बताना होता तो वो क्या हो जाती आपकी, 36 हो जाती। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, आगे बढ़ेंगे इस सवाल पे।
भाई 24 और 36 को आप जोड़ोगे तभी तो 72 आएगा। सॉरी सॉरी 60 आएगा। और 48 12 भी 60 ही होता है। कितने वर्षों में 420 रुपए का 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 63 रुपए होगा? देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एस आई, इसी को हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, गुणे दर, दर मतलब रेट, गुणे समय, समय मतलब टाइम, और बटा 100। ये होता है हमारा सूत्र साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज 63 रुपए है, मूलधन 420 है, और दर आपका 3% है। ये आपका आर है, ये आपका पी है, और ये आपका क्या है? एसआई है। ठीक, एसआई सब इंस्पेक्टर नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। तो एसआई 63, तो ये 63 बराबर 420 गुणे आर का मान कितना है? 3, गुणे समय हमें बताना है, और बटा क्या? आपका 100। ठीक, अब देखिए, अब देखो ऊपर से ऊपर वाले का, ये सबसे पहले एक जीरो इसको उड़ा दो, उड़ा दिए। ऊपर से ऊपर वाला काटो, 7 9 63 और 7 6 42। ठीक, अब देखो 9 से ये कट जाएगा, 9 से 3 और 3 तिरिक्का 9, 3 दूनी 6, ये 2 हो गया। और 2 से आप 10 काटो कितनी बार में? 5 बार में। इधर आपका एक बचा है, 5 का एक में गुणा होगा 5 हो जाएगा, उधर टी रह जाएगा, टी बराबर आपका क्या आ गया? 5 आ गया। टी बराबर हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। यानी कि हमारा जो समय है वो कितना वर्ष का है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का समय है? 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7। 1.25 को भिन्न के रूप में बदलिए। 1.25 को हमें क्या करना है? भिन्न के रूप में बदलना है, ठीक है ना? चलिए देखिए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। सवाल का आंसर हमारा क्या आएगा? 1.25 को आप भिन्न में बदलोगे तो 125 कर दूंगा, बटा 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो मैं नीचे 1 लगा के 2 जीरो लिख दूंगा। ठीक, अब 25 से काट दो, 25 पंजे 125, और नीचे 25 से कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा भिन्न में? 5/4। उत्तर आपका क्या बनेगा? 5/4। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पे। एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी लंबाई क्या है? देखो, आप ऐसा काम कर सकते हो ना, देखो जैसे 4/7 भाग कीचड़ में फंसा है, और 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो आप कोई ऐसा नंबर मान लो ना जो 7 और 3 दोनों से कटे। कोई ऐसा नंबर मान लो 7 और 3 दोनों से कटे। अगर एक मानना चाहोगे तो उससे भी लग जाएगा, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूं उससे आपको काटना पीटना नहीं पड़ेगा ज्यादा। माना, मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से, माना खंभे की लंबाई बराबर, ये जो हर में है ना इन दोनों का एलसीएम, 7 और 3 का एलसीएम कितना? 21। मैं मान ले रहा हूं, माना खंभे की लंबाई 21 है, 21 है, ठीक, 21 है, 21 यूनिट हमने माना है। ठीक, हमने अगर 21 माना है तो 4/7 अगर कीचड़ में धंसा है तो 21 का 4/7 मतलब 7 7 1 के साथ 7 3 21, 21 का आप जब 4/7 करोगे, 7 1 के साथ 7 3 21, 4 3 12, यानी कि 12, यानी कि 12 यूनिट क्या हुआ है? नीचे कीचड़ में धंसा है। 1/3 भाग बाहर खींचा गया। 1/3 बाहर खींचने का क्या मतलब है? 21 का 1/3, 21 का 1/3 मतलब 3 7 21 बराबर 7। इसका मतलब हमने 7 बाहर खींचा है। 12, देखो खंबे का 4/7 भाग यानी कि 12 कीचड़ में धंसा था, हमने 7 को बाहर खींच लिया है, तो पाया गया अभी भी 8 मीटर खंबा कीचड़ में है। 12 धंसा था, हमने 7 को बाहर खींच लिया, तो अभी अंदर कितना धंसा है? 12 में से 7 घटाओगे तो क्या धंसा है? 5। इसका मतलब अभी भी अंदर कितना धंसा है? 5 धंसा है। फिर से समझिए, फिर से समझिए।
देखो टोटल देखो हमने क्या कहा कि 12 जो है कीचड़ में हमारे हिसाब से 4/7 भाग कीचड़ में धंसा था, हमारे हिसाब से कितना धंसा था 12। 12 कीचड़ में धंसा था, 1/3 हमने बाहर खींच लिया, 1/3 का मतलब हमने बाहर कितना खींचा है, 7 को बाहर खींचा है। अगर 7 को बाहर खींच लिया है, 12 धंसा था तो अब धंसा कितना है, 5 धंसा है, 5। अब कितना धंसा है 5, और इसी 5 की वैल्यू कितना, अभी भी कीचड़ में 8 मीटर, सवाल के हिसाब से पाया गया कि 8 मीटर का खंभा अभी भी कीचड़ में है। 5 की वैल्यू क्या है 8 है, सवाल के हिसाब से 5 की वैल्यू क्या है 8 है, लेकिन कट नहीं रहा है, कट नहीं रहा है, यही समस्या है। खंभे की पूरी लंबाई क्या है, पूरी लंबाई का मतलब क्या है 21। एक की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, 0.5 से आप इसको काटोगे तो 1.5 के पास 3 5 1.6, तो 21 की लंबाई क्या हो जाएगी, खंभे की लंबाई पूरी 21 माना था, 21 छक्का 126 के 6 हासिल 12, 21 छक्के 21 दो 23 और 10 33, 33.6 मीटर। हमारे हिसाब से तो खंभे की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 33.6 मीटर, लेकिन सवाल में ऐसा आपके पास एक भी ऑप्शन नहीं है, सवाल में ऐसा हमारे पास एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक, देखो एक तरीका तो ये हो गया, ये था हमारा मेथड। अब मैं आप लोगों को वाला भी तरीका बता देता हूँ, आपका तरीका क्या रहेगा मुझे पता है, आपका तरीका कैसे रहेगा मैं जानता हूँ। देखिए आप लोग कैसे चाह रहे होगे ना, मैं एक्स मान के लगाऊं, ठीक है मैं एक्स मान के लगाऊं, तो देख लो एक्स मान के भी लगा देता हूँ, देख लीजिए एक्स मान के भी लगा देता हूँ। देखो अगर मैं एक्स मान के लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ठीक, समझिए इसको। अगर सवाल को एक्स मान के लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, खंभे का 4/5 7 भाग कीचड़ में धंसा है। अगर मैं पूरे खंभे की लंबाई एक्स मान लूं, पूरे खंभे की लंबाई अगर एक्स मान लूं, तो 4/5 7 भाग का क्या मतलब है, 4x/7 अभी कीचड़ में धंसा है, और जब धंसे हुए भाग का 1/3। अच्छा अच्छा, सवाल में हमसे क्या पूछा था ना, धंसे हुए भाग का हमने 1/3 खींचा था, पूरे खंभे का हमने 1/3 नहीं खींचा था। अभी जो मैंने पीछे मिटाया है वो हमें लगता है हमने पूरे खंभे का 1/3 निकाल दिया था क्या, देख लेता हूँ एक बार। हाँ ये हमने पूरे खंभे का 1/3 नहीं नहीं, इतना नहीं, सवाल में ये कहा गया था जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग खींचा गया, इसका मतलब धंसे हुए भाग का, ये पूरे खंभे का नहीं, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दिया था। देखो सवाल में कहा था धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर, धंसा हुआ भाग कितना था 12 था, इस 12 का 1/3 भाग बाहर खींचा गया, यानी कि 3 1 के 3 चौक 12, यानी कि 4 बाहर खींचा गया। धंसे हुए भाग का 1/3 बाहर खींचा गया, यानी कि 4 बाहर खींचा गया। अगर 4 बाहर खींच लिया गया, पूरा धंसा 8 12 था, तो अब कितना धंसा है 8 धंसा है। अब कितना धंसा है 8, अभी भी कितना धंसा है 8, ठीक, अभी भी कितना धंसा है 8, और इसी 8 की वैल्यू सवाल में 8 मीटर दिया हुआ है, हमारे हिसाब से अभी भी कितना धंसा है 8, और सवाल के हिसाब से 8 मीटर की वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो हमने टोटल खंभा 21 माना था, तो इसका मतलब 8 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21, इसका मतलब खंभा 21 मीटर का था। ठीक, खंभा कितने मीटर का था हमारा 21 मीटर का था। ठीक, ये हो जाएगा। ये तो था आपका हमारा तरीका। अब मैं आप लोगों का भी तरीका इसी में बता देता हूँ, आप लोग कैसे लगाओगे देखो मुझे पता है। यक्स मान के, यक्स मान के सबसे पहले क्या मानोगे, माना खंभे की लंबाई यक्स है, अगर खंभे की लंबाई यक्स है तो 4x/7 कीचड़ में धंसा है, 4x/7 कीचड़ में धंसा है। जब धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर लिया जाता है, तो 4x/7 का 1/3, इसका मतलब 4x/21, 4x/7 का 1/3 आप करोगे कितना हो जाएगा 4x/21 हो जाएगा। इसका मतलब इतना भाग बाहर खींच लिया गया, तो शेष क्या बचा अंदर, इसको मैंने इसमें से घटा दिया, तो धंसा हुआ भाग शेष कितना बचा, एलसीएम हो जाएगा 21, 7 × 21 4 × 12 एक्स माइनस
4x, 12 में से 4 गया कितना, 8x, 8x बटा 21। इतना भाग अभी भी अंदर धंसा हुआ है, 8x बटा 21 अभी भी अंदर धंसा हुआ है, और सवाल के हिसाब से अंदर 8 मीटर धंसा हुआ है। इसका मतलब 8x बटा 21, इसकी वैल्यू बराबर कितने के है, 8 के है। तो ये 8 से 8 कटेगा, तो x बराबर आपका क्या आ गया, यहाँ पे 1 बचा, 21 का गुणा 1 में क्या, 21। x बराबर आपका क्या आ गया, 21, यानी कि जो इसका आंसर आया हमारा क्या आया, वो 21 मीटर। ठीक, सही है। आगे बढ़े अगले सवाल पे, 9 नंबर पे आ जाते हैं। देखो पाई एक है, पाई क्या है आपको, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, फिर पूर्णांक है। तो पाई आप सबको पता है, पाई एक अपरिमेय नंबर है। पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 22/7, तो 22/7 जो है हमारा ना, ये परिमेय नंबर है। ठीक है ना, पाई हमारा एक सिंबल है, इसलिए वो अपरिमेय है, लेकिन 22/7 हमारा परिमेय है, ये हमारी भिन्न है। ठीक, पाई का मान हमने 22/7 भले माना है, वो अलग की बात है, मानता हूं, लेकिन यहाँ पे जो पाई है वो अपरिमेय है, लेकिन 22/7 हमारा एक परिमेय नंबर है। आगे बढ़े अगले सवाल पे, 10 नंबर पे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 125 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। अच्छा, वह छोटी छोटी संख्या जिससे 125 से गुणा करने पर, सबसे पहले 125 को मैं तोड़ूंगा। 125 का क्या मतलब, 5 गुणे 5 ये है। अब देखो, अगर हमें वर्ग बनाना है ना, तो इसका मतलब हमें दो दो का जोड़ा बनाना होता है। पूर्ण वर्ग बनाने का क्या मतलब, दो दो का जोड़ा। तो इस 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब अगर इस 5 के साथ मैं एक 5 का और गुणा कर दूं तो ये भी जोड़ा बन जाएगा, और अगर जोड़ा बन गया तो पूर्ण वर्ग हो जाएगी ये संख्या हमारी। इसका मतलब किससे हमें गुणा करना पड़ेगा, 5 से। गुणा में किससे एक्स्ट्रा करना पड़ा, 5 से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। सवाल नंबर 11, किसी संख्या के 3/4 का 2/3 36 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। देखो, कोई संख्या x है, इसके 3/4 का 2/3 ये बराबर है 36 के, तो यहां से तो हमारी संख्या निकल जाएगी। ठीक, 3 से 3 काट लेना, 2 से इस 4 को 2 बार में काट लेना, 36 दूना 72, x बराबर आपका क्या आ गया, 72। संख्या हमारी 72 आ गई, लेकिन हमें संख्या का 1/4 बताना है। संख्या का 1/4 मतलब 72 का 1/4, 72 गुणे 1/4, 4 से आप 72 काटे कितनी बार में, 18 बार में, 18 चौक 72, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 18। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 12 पे। एक प्रदेश में 9,96,465 गांव हैं, उनमें से 67,781 गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं, तो कितने गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, प्राइमरी वालों बताओ। अगर इतने गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं, मतलब टोटल इतना गांव है, इतने गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं, तो कितने गांव में नहीं है, क्या करोगे आप, टोटल में से जितने में है उसको घटा दोगे, यानी कि 96,465 में से इसको घटाना है, तो 5 में से 1 गया आपका हो जाएगा 4, और यहाँ 6 में से 8 गया, इसका हो जाएगा क्या, 8, और यहाँ पे क्या बचा अब आपका 3, तो 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे क्या बचा आपका 5, 15 में 7 गया, हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पे क्या बचा आपका 8, 8 में 6 गया, ये आपका हो जाएगा 2, यानी कि 28,684, 28,684 आ रहा है, गलत घटा दिया क्या, देख लो क्या हो जाएगा। भाई यहाँ से हम घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4, यहाँ से यहाँ पे 16, 16 में से 8 गया, क्या बचा 8 बचा, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 3, 13 में से 7 गया 6 बचा, यहाँ भी बचा 5, 15 में से 7 गया 8 बचा, और यहाँ भी बचा आपका 8, 8 में से 6 गया, क्या बचा 2 बचा, 28,684, 28,684, 28,684 आ रहा, घटा के देख लेना भाई, घटा के आप लोग चेक कर लेना, ठीक है ना, क्या आएगा। इसके गुणनफल में इकाई अंक बताइए। अब देखो, इकाई अंक अगर हमें बताना होता तो हम लोग गुणा नहीं करते हैं, जैसे इतना बड़ा संख्या दी हुई, क्या मैं इसको गुणा करूंगा, नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि हमें इकाई अंक बताना, इकाई अंक मतलब हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, तो मैं क्या करूंगा, सबके इकाई अंक को गुणा करूंगा।
6 दूना 12, मैं इकाई अंक को लूंगा, केवल इकाई इकाई अंक। 6 दूनी 12 7 84, 12 7 84, 84 का मतलब क्या 84, और 84 का मतलब इकाई अंक पे क्या आया 4 आया, तो मतलब पूरी संख्या का इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 14 नंबर का सवाल बताइए। वर्गमूल, वर्गमूल इसका मतलब यही बताना है 4 प्लस 6 अंडर रूट 5, और इसका हमें निकालना है क्या वर्गमूल, ये बताना। ठीक, इसका वर्गमूल। अब अगर इसका आपको वर्गमूल बताना है तो आप क्या करोगे, वर्गमूल निकालोगे। देखो मैं तरीका बताता हूँ कैसे निकाला जाता है। 4 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 अंडर रूट, यहाँ से 6 को 2 गुणे 3 लिख सकता हूँ, और 3 जब अंडर रूट में जाएगा तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 9 पीछे क्या हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। ठीक, ये हो गया 4 धन 2 अंडर रूट 45। अब हम लोग 45 को ऐसी संख्या में तोड़ते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे 4 है, गुणा करने पे 45। आपको पता है 5 4 9, सॉरी 9 पचे 45, और 9 में से 5 गया 4, 9 पचे 45, 9 में से 5 गया 4। आपको पता है 9 और 5, 9 और 5 का गुणा 45, और 9 में से 5 जाता है 4 आता है, आपको पता है ना। बस इसी को ऐसे लिख लेना, यहाँ हमेशा 2 बनना चाहिए। देखो हमारा रूल क्या है कि यहाँ हमेशा हमारे पास 2 होना चाहिए, यहाँ हमेशा क्या होना चाहिए हमारे पास 2 होना चाहिए, और बाकी को आप इसे अंदर गुणा करो। जैसे यहाँ 6 था ना, तो यहाँ पे मैं 2 को बाहर रोक लिया और 3 का अंदर गुणा करवा दिया। 3 जब कांडी में जाएगा तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 बन जाएगा, 9 और 5 का गुणा 45 हो गया। अब इस 45 को हम लोग ऐसे दो संख्या में तोड़ते हैं जिसको जोड़ने या घटाने पे आगे वाला नंबर आता है शुरू का, यानी कि 4 आना चाहिए। तो 9 और 5, 9 पचे 45, और 9 में से 5 गया 4। अब आप कुछ नहीं करना, यहाँ प्लस लगा है ना, यहाँ प्लस लगा है ना, तो आप यहाँ प्लस लगा लो, लगा लिया, और दोनों पे आप क्या लगा लेना वर्गमूल लगा लेना, दोनों पे क्या लगा देना कड़ी लगा देना। तो अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का मान क्या हो जाएगा 3, अंडर रूट 5 का मान क्या होता है अंडर रूट 5, यही इसका क्या हो गया वर्गमूल हो गया। 3 प्लस अंडर रूट 5 यही क्या हो गया हमारा वर्गमूल हो गया। तो ये है तरीका अच्छा ऐसे सवाल को जल्दी करने का। सवाल नंबर 15, 60,759 को 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। आपको 12 का भाग करना है किसमें 60,759 में। ठीक, इसमें भाग, तो 12 पंचे 60 कट गया पूरा पूरा, आगे आपका आया 7, फिर यहाँ बढ़ाना पड़ेगा 0, फिर आएगा आपका 5 75 आया, और 12 छक 72, 72 हो गया। यहाँ पे बचा क्या 3 बचा, यहाँ पे 3 बचा, अब आपका आ जाएगा 5 यहाँ पे। फिलहाल हमें हमें भाग देने से मतलब नहीं है, हमें तो शेष चाहिए ना, तो मैं डायरेक्ट शेष पे फोकस कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए कि भाग कैसे दिया जाता है, यहाँ पे 0 कैसे बढ़ाया गया, इस बात को समझ पाए कि नहीं। बाकी अगर मुझे करना हो ना, या फिर आपको भी करना होगा, तो ऐसा ही करना है, भाग आपको मन में देना होगा 12 का। इसमें 12 पंचे 60 पूरा पूरा कट गया, 12 छक 72, 3 75, 3 बचा ना, 3 बचा, ये 39 हो गया, 12 3 36, और 3 39, यानी कि इसका अगर शेष बताना तो क्या आ जाएगा आपका 3। ठीक, क्या आ जाएगा शेष 3 आ जाएगा। तो ऐसे भाग नहीं देना है हमें, वैसे ही काम करना है। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित आंकड़ों में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, मतलब कौन सबसे अधिक बार आया है, बस हमें यही बताना है। जो सबसे अधिक बार आया है उसी की बारंबारता सबसे ज्यादा है। कौन सबसे ज्यादा बार आया है, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर दिख रहा है, या तो मुझे 4 दिख रहा है, या तो मुझे 3 दिख रहा है। 4 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार है आपका 1 2 3 4 और 5 बार, यानी कि 3 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा यहाँ पे 3 बन जाएगा। ठीक, 17 नंबर पे आ जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, अब देखो ये जबरदस्त सवाल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो मुझे पता है आप लोग क्या मारोगे 3 मारोगे, मैं जानता हूं आप लोग 3 मारोगे, और कुछ लोग तो 1 को भी मार देंगे, कुछ लोग तो 1 को भी मार देंगे। जबकि हमारी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या होती है
2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है? 2 होती है। देखो एक हमारा विषम नंबर है, एक को हम लोग अभाज्य नहीं कहते हैं क्योंकि हमारी भाज्य अभाज्य की परिभाषा यही है, एक से बड़ी वह संख्या। भाज्य अभाज्य की परिभाषा क्या है? एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से ना घटे। यानी कि हमारी परिभाषा में कहा गया है एक से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो एक की हम बात ही नहीं करेंगे, तो एक से बड़ा नंबर 3, 5 ये सब अभाज्य दिए हैं, ये भी ये भी ये भी। लेकिन हमारा सबसे छोटी अभाज्य होती है वो 2 होती है, और ये एक सम संख्या भी है। तो अगर आपसे ऐसा भी पूछा जाए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो भी आपका उत्तर क्या बनेगा? 2 बनेगा। ठीक, आ जाते हैं 18 नंबर सवाल पे। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल बराबर होता है। इसका मतलब यही सवाल में पूछा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर आप सबको पता है पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। तो योग नहीं होता है, अंतर नहीं होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही सही है। सवाल नंबर 19 पे आ जाते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? जैसे अगर मैं ये एक सर्कल बना दूं, ठीक, देखिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूं, इसकी सबसे बड़ी जीवा, देखो जीवा का मतलब वही होता है जो वृत्त के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को स्पर्श कर रहा हो, वही हमारी जीवा होती है। ठीक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को क्या कर रहा हो? स्पर्श कर रहा हो, टच कर रहा हो, वही हमारी जीवा होती है। लेकिन अगर सबसे लंबी जीवा तो हमारी वही होगी ना जो बीच बीच से जा रही हो, जो एकदम ठीक इसके बीच से जा रही हो, वही हमारी सबसे बड़ी जीवा होगी। यानी कि जो बीच से जा रही होती है वही हमारा व्यास भी होता है। व्यास का मतलब क्या है? त्रिज्या आर, और ये भी आर, और इसी को मिला दो 2r, यही होता है हमारा क्या? व्यास। यही होता है व्यास। तो यानी कि वृत्त की सबसे लंबी जो जीवा होती है वो क्या होता है? वृत्त का व्यास होता है। वृत्त का व्यास होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? आप सबको पता है, जैसे ये ट्रायंगल है आपका, इसके अगर मैं तीनों कोणों का सम पूछूं तो आप सबको पता है ये कोण ए, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों कोणों का सम त्रिभुज की कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? हमेशा 180 होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन हमारा समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यानी कि आप लोगों को सब्सक्राइब करना समझिए कि हमारा क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट हो जाता है। ठीक, तो मिलेंगे आप लोग हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।